बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। क्या हाल है, कैसे हैं? हम तो लाहौर में बैठे, हमें उसके बावजूद सारे जितने भी मौसम हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों के, हमें सबके बारे में पता चल जाता है। आपको भी पता चलना चाहिए, इसीलिए हमने अपने मॉर्निंग शो जो है ना आपके हिसाब से रखा है, ताकि सुबह सुबह जब आप आँख खोलें तो आप साथ साथ एक तो खूबसूरती देखें, मेरी नहीं सेट की, मेरे सेट की कितनी खूबसूरती है देखें। मेरे बगैर मेरा सेट नहीं है, मेरे सेट के बगैर मैं नहीं हूँ। छोटी हल्की आंच पे अपनी तारीफ़ करने की कोशिश करी थी, मगर चलो मुझे करनी नहीं आई। एनीवे, तो जो मौसम है ना उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ताकि आप किसी से बात करें या किसी से तो आपको पता चले कि भाई ये सब कुछ हालात चल रहे हैं और इस तरह के मौसम है। मगर साथ साथ जो आपके कराची में जो रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं, कोई आपके जानने वाले हैं, मैं चाहती हूँ उनको भी कॉल करके पूछें आप, क्योंकि कराची में आपको पता है कल सबसे ज़्यादा गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया है और इस तरह से 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मतलब पूरे साल का सबसे गर्म दिन कल कराची में रिकॉर्ड किया गया है। मगर पूरे मुल्क में जो KPK है, बलूचिस्तान, आप उसमें देखें बारिशें इतनी ज़्यादा शदीद बारिशें हो रही हैं। मगर अल्लाह ताला रहम फरमाए इस बारिशों पे भी, क्योंकि हम जैसे लोग और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है और अच्छा ख़र्चा उठा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो बारिशें बड़ी एक नेमत होती है। मगर जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, अपने बच्चों को पालने के लिए बड़ी मुश्किलों से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, आप सब रोज़ उनके लिए भी दुआ किया कीजिए, क्योंकि बहुत बारिशें हैं बलूचिस्तान में KPK, इतनी ज़्यादा बारिशें हैं कि अल्लाह ताला बस रहम फरमाए। इसलिए कहते हैं कभी कभी ये बारिशें तो रहमत बन जाती हैं और किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस भी। तो हमें अपनी दुआओं में जो है ना ज़रूर इस बात को शामिल रखना चाहिए कि हम जो है ना उनके लिए भी दुआ करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते बारिशें। अच्छा, मगर आज जो दुआ है वो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के लिए भी करनी है। 48वीं बरसी है आज मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पहला कॉमेडियन, सबसे बड़ा कॉमेडियन, मज़ाहिया ऐसा परफॉर्म करते थे, ऐसा एक्ट करते थे कि मैं आपको क्या बताऊं। इनकी जो पैदाइश है वो लाहौर में हुई थी, किला गुजर सिंह में हुई थी। लेकिन जो भाई हैं ना मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, ऊंचे महल उनकी पहली फ़िल्म थी जिसमें उनको कास्ट किया गया था। उसके बाद फिर एक और फिल्म उनकी जो रिलीज़ हुई थी वो थी डंडियाँ, वो भी बहुत पसंद की लोगों ने। वहाँ पर उनके जो परफॉर्मेंस थी ना, बेसाख्ता अदाकारी जो थी उनकी, ऐसे पुख्ता और ऐसे लाफ्टर फ़िक्रे वो जो परफॉर्म करते थे कि लोग लोट पोट हो जाते थे, बहुत इंजॉय करते थे। और जनाब मैं बताऊँ 321 फिल्में जिन्होंने परफॉर्म की हों उसमें, आय हाय 15 साला करियर, और इतने साल में उन्होंने इतनी सारी फिल्म्स परफॉर्म की हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे ऐसे एक्ट इन्होंने परफॉर्म किए। आज उनकी बरसी है। उर्दू फिल्म देख लें आप, ये शक्ल देखें, उनकी शक्ल देख के मुझे तो पहले ही हंसी आना शुरू हो जाती है इनकी, क्योंकि उन्होंने अपना फेस, परफॉर्मेंस, एक्ट देखें, यूँ भी देख रहे हैं तो एक्सप्रेशंस देखें। फ़िक्रों के साथ साथ जस्टिस के भी ना वो अदाकार थे। उनके जस्टिस ऐसे होते थे, ऐसे ऐसे जस्टिस होते थे, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस होते थे कि वो हंसा देते थे। हम आज के दौर में बहुत मुश्किल समझते हैं इस तरह का फेस बनाना। इनकी जो पहली सुपरहिट फिल्म थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वो थी हथ जोड़ी, 1964 को रिलीज़ हुई थी दिसंबर। उस वक्त तो कई लोग पैदा ही नहीं हुए थे, मैं भी नहीं पैदा हुई थी। मगर देखें जो किरदार है, जो एक्ट है, परफॉर्मेंस है, वो बोलती है। ज़रूरी नहीं है कि आज एक हमारा बीच में है या नहीं है, मगर उनकी झुकते ऐसी बेसाख्ता फ़िक्रे उन्होंने बोले हैं फ़िल्मों में, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं कि वो आज तक सबको याद हैं। फिर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की जो फिल्म है उसमें बनारसी ठग, जीरा ब्लेड है ना,
रंगीला जो और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब थे, ये दोनों परफॉर्मर, इनकी जो आपस की जोड़ी थी ना, अल्लाह ताला रंगीला साहब की भी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। ये दोनों जब स्क्रीन पर होते थे ना, तो सिल्वर स्क्रीन ऐसे कि मैं आपको कह दूँ, लोगों का हंस हंस के रश नहीं ख़त्म होता था, सिनेमा घर भरे होते थे। ये ऐसी जोड़ी थी, वो कहते हैं ना अँखियों में बल पड़ जाना, इसी तरह की सूरत हाल होती थी। आज के दौर में हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इतनी चंद कोई फ़िल्में बनती हैं, 3 2 और तो और मैं पता है किस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, फिल्में ईद पे रिलीज़ करने के लिए थी कोई नहीं, लोगों ने क्या किया, 3 महीने में फ़िल्म बना ली। 3 महीने में फ़िल्म इस तरह से शूट कर ली कि उन्होंने कहा कि भाई इस ईद पे तो किसी की फ़िल्म नहीं लग रही है, अगर हमने लगा दी तो फिर लोगों के पास इंटरटेनिंग के लिए यही होगा ना समंदर है हमारे पास, ना यहाँ कुछ है, लाहौर में सिनेमा घर भर जाएंगे, इस्लामाबाद ये वो सारे के सारे चले जाएंगे, तो 3 महीने में कोई फ़िल्म बनती है? उन्होंने 3 महीने में फ़िल्म बना के अपलोड कर दी है, तो ऐसे थोड़ी होता। फिर जब वो 3 महीने की फ़िल्म है वो क्या होगी, उसमें क्या एक्ट होगा, उसमें क्या परफॉर्मेंस होगी, उसमें क्या शूटिंग होगी। पहले टाइम लगाते थे फिल्मों में, स्क्रिप्टिंग में टाइम लगाते थे। अभी मैं सुन रही थी संजय लीला बंसारी का इंटरव्यू, उनकी जो फिल्म आने वाली है जिसमें मनीषा गुराला है, कहते हैं मुझे टाइम भूल गया, 18 साल या 16 साल हो गए, वो फिल्म 16 साल से बन रही है। इसका मतलब कि वो उनकी सोच में बन रही है, एक प्लान में बन रही है, तो फिर वो बंदा क्या फिल्म बनाएगा, संजय लीला बंसारी, आप खुद सोचे ना। और हम क्या करते हैं कि भाई छुट्टियां हैं हमारी, चलो कुछ करने को नहीं है, 2 महीने में फ़िल्म बना लो। कुछ लोगों ने क्या किया कि अपने ड्रामे टेलीफिल्म शूट की हुई थी, उसको फ़ीचर फिल्म बना कर उसमें 2 गाने डाल के अपलोड कर दी, वो सिनेमा घरों में चला दी कि भाई ये फिल्म है। इज़ दिस अ फिल्म? इतनी देर में तो स्वेटर नहीं बुना जाता जितनी देर में हमारे पाकिस्तान में फ़िल्म बना ली जाती है, और फिल्म भी ग्रुपिंग के हिसाब से बनाती है। मुझे कोई शौक़ नहीं है फिल्मों में काम करने का, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ, मेरे पास वैसे ही वक्त नहीं है। और अगर अल्लाह ने कोई रास्ता खोला हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोगों का नाम दिया हुआ है, आप लोगों को काम दिया हुआ है, आप लोगों को सरमाया भी चल रहा है, तो लगाएं भाई, मगर वक्त भी लगाएं। सिर्फ पैसा लगाने से मूवी नहीं बनती है, वक्त लगाने से बनती है। इस तरह की फिल्म जो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की हैं, कुछ और भी फिल्म्स याद आ गई, नौकर वोटी का, ये किसने नहीं देखी होगी, मगर वैसे तो सारे होते हैं नौकर वोटी का, मगर जिस तरीके से इन्होंने बताई है ना ये कहावत, इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकते। फिर खुशियाँ कौन भूल सकता है, आय हाय, शीता पिस्टल, चक्करबाज, क्या फिल्म है, मेरा नाम पाटे खान, हुक्मदा गुलाम, है ना, अरे कितनी अच्छी अच्छी फिल्में, ये सारे। आप एक वो नमक हराम कैसे भूल सकते हैं, नमक हराम एक तो हमें इंडिया की याद रहती है, मगर इनकी परफॉर्मेंस कैसे भूल सकते हैं नमक हराम की। वो पंजाबी में कहते हैं ना, अय बंदे दा पुत्र बन, तो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब जो हैं उनकी एक फिल्म बंदे का पुत्र भी थी। ओह वाह, जैसे रंगीला साहब की फिल्म थी ना इंसान और गधा, उसी तरह मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की भी थी, अब बंदे दा पुत्र बन, कितनी ज़बरदस्त मूवीज़ हैं। तो आज द महिवाल, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। फिर उनकी जो आखिरी फिल्म थी ना वो थी लाहौर दे रिश्ते, लास्ट फिल्म थी, 1980 में रिलीज़ हुई थी, वो लास्ट फिल्म थी उनकी। और उसके बाद मौका नहीं मिला। एक फिल्म आपको वो गाना याद है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इनकी फिल्म थी बहारों फूल बरसाओ, वो भी बहुत यादगार फिल्म थी। और इसी तरह बहारें बिखेरते हुए मुनव्वर ज़रीफ़ साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फ़रमाए। और काश आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई ऐसा कॉमेडियन होता जिसकी वजह से हम सिनेमा घरों में जाते, भले बाकी सारे एक्टर कुछ ना करते मगर एटलीस्ट इस तरह के कोई एक्टर होते जिनको देखने हम हंसने जाते। नन्ना चले गए, अली एजाज चले गए, कॉमेडी रही कहाँ है हमारे पास, बस ये ब्रेक ही रह गई है। लीजिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। कितना पढ़ना पड़ता है, आपको क्या लगता है पढ़ाई स्कूल की ख़त्म हो जाती है तो ज़िंदगी के आगे के इम्तहानात भी ख़त्म हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं, आगे भी बहुत पढ़ना पड़ता है आपने, या तो फिर शुरू से ही ना पढ़ें। अच्छा, पढ़ने के ऊपर बात आ रही थी,
मैं एक चीज़ बड़ी ज़रूरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अमूमन ये होता है क्योंकि बच्चों के पेपर्स आने वाले हैं, मेरी भी बेटी का 17 ये मई को पहला पेपर है, तो ये बात आपको इसलिए करना मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी माँ से गलतियाँ हो जाती हैं और फिर जो हम करते हैं ना वही आगे बच्चे भी सीख रहे होते हैं। होता क्या है कि जब हम कोई छोटे छोटे बच्चे ऐसे देख रहे होते हैं ना, मज़दूरी कर रहे हों, कचरा चुन रहे हों, कूड़ा उठा रहे हों, या फिर रोड पे झाड़ू लगा रहे हों या भीख मांग रहे हों, कोई भी ऐसी, क्या पता उनके साथ कैसे सिचुएशन है उनके घर में, क्या उनके पास मामूल है, रिस्क है कि नहीं है, या कमाने वाला वो छोटा सा बच्चा है जो घर में से निकला है और कूड़ा उठा रहा है बाहर, कूड़ा उठा के अपनी छोटी बहन अपनी माँ को रिस्क खिला रहा हो, क्या पता किसको क्या आइडिया भी नहीं होगा। मगर हम क्या करते हैं, हम अपने स्कूल में बच्चों को लेने जाते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, या कहीं घूमने जा रहे हैं रास्ते में गाड़ी में कोई हमें कूड़ा चुकने वाला बच्चा मिल जाए या कोई मज़दूर छोटा लेबर बच्चा मिल जाए, तो हम ख़ास तौर पे अपने बच्चों को दिखाते हैं और बोलते हैं देख लो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो इन जैसा हाल होगा, कूड़ा चुनना पड़ेगा। ये नहीं करना चाहिए, हमें ये बोलना चाहिए कि बेटा पढ़ो, अच्छी तरीके से लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ, मेहनत करो, अपनी एफर्ट के साथ अपनी पढ़ाई करो, कल को तुमने इन्हीं बच्चों के लिए बड़े होकर काम करना है, ये बोलना चाहिए। क्योंकि जब कामयाबी मिल जाती है ना तो फिर उसकी मिठास ही अलग होती है, और जब मिठास की बात हो तो क्या याद आता है, चॉकलेट। जी आज मैं इतनी बड़ी बात बताऊंगी आपको, है आप चॉकलेट खा सकते हैं। आपको पता है ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मोटे हो जाएंगे, आपका जो है ना आपको शुगर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, या आप डार्क हो जाएंगे या काले हो जाएंगे, सब बातें करने वाली। कितनी खुशी की बात है कि अगर कोई खुशी की तकरीब हो या कोई मुबारकबाद आपने किसी को देनी है, कोई किसी के घर आप जा रहे हैं तो आपने चॉकलेट लेके जानी है या बच्चों को देना है, या ख़ुद भी खाने का दिल कर रहा हो मगर आप कहते हैं नहीं बच्चे तो खा रहे हैं, हम नहीं खा सकते, हमारे साथ मसला है। भाई आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि चॉकलेट कैसे खाएंगे तो मोटे नहीं होंगे, कैसे आपने चॉकलेट का और किस वक्त इस्तेमाल करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पते की भी बात बता दूं कि चॉकलेट जो है ना उसका ताल्लुक़ ही खुशी पैदा करने वाले हार्मोन्स के साथ है। जब चॉकलेट का ताल्लुक़ ही ऐसी चीज़ों के साथ है, आप चॉकलेट जैसे ही खाते हैं आप लवली और लाइवली हो जाते हैं, खुशगवार हो जाते हैं, हंसना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मुझे तो लगता है कि जैसे बाहर कोई झगड़ा वगड़ा हो रहा है ना तो बस ऐसी किसी को हमें चॉकलेट खोल के दे देनी चाहिए, वो वैसे ही हैप्पी हार्मोन्स उसके जाग जाएंगे। और दिस इज़ फैक्ट, ये रिसर्च कहती है, टेंशन से आपको निजात देती है। आपको पता है क्या, चॉकलेट हम जब सुबह 9 बजे के टाइम से पहले खा लें तो ना तो हम कभी भी मोटे होंगे, ना हमें कभी शुगर होगी, ना हमारे स्किन कलर पे कोई इफ़ेक्ट होगा। मतलब सुबह 9 बजे से पहले आप चॉकलेट खा लें और उसके बाद सारा दिन आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खुशगवार रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे। चॉकलेट खा के आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। वो नहीं जैसे बच्चों को खिलाते हैं, बच्चे हाइपर हो जाते हैं, मगर हम गलत टाइम पर खिला देते हैं। रात को ड्राइव पर निकले होते हैं, बच्चों ने चॉकलेट मांगी, चॉकलेट आइसक्रीम मांगी, हमने बच्चों को खिला दी, अब बच्चा हो जाता है हाइपर, चॉकलेट के बाद उसको नींद नहीं आती। और मज़े की बात बताऊं, होता क्या है, हम रात को कभी जो दूध नहीं पीते तो हमें बड़ी शौक होता है कि हम फ्लेवर मिल्क जो है वो इस्तेमाल कर लें, तो उसमें फ्लेवर में हम चॉकलेट मिल्क या तो बच्चों के लिए ले आते हैं, फिर हम खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम चॉकलेट का इस्तेमाल, अब वो फ्लेवर है मगर होता तो चॉकलेट को मेल्ट करके उसके फ्लेवर ये चीज़ें बनाई जाती हैं, तो जब हम ये चॉकलेट फ्लेवर की चीज़ें खा लेते तो रात की हमारी जो नींद है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमें इस तरह के फ्लेवर्ड मिल्क नहीं पीने चाहिए चॉकलेट की इकसाम में। अच्छा, चॉकलेट की 2 इकसाम है, ये भी मैं आपको बता दूं। एक चॉकलेट है ब्लैक, एक चॉकलेट है ब्राउन। ये 2 किस्म की चॉकलेट्स होती हैं। जो ब्लैक चॉकलेट है मोस्टली लोग बहुत डाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो डार्क चॉकलेट है के अलावा अगर आप ब्राउन चॉकलेट की बात करें ना, वो क्या क्या काम करती है आपको पता है? वो जनाब बेचैनी, जहनी तवाज़ुन जो है आपके, उसमें तनाव, आपकी जो जहनी तनाव है उसमें 70% कमी लेकर आती है। इतनी अच्छी है ये। फिर दिल के मराज के रोकथाम के लिए भी ब्राउन चॉकलेट बहुत अच्छी होती है। लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें खा लें, वो खा लें, नहीं, सब बकवास। दिल को तक़वियत देती है चॉकलेट, आपको पता है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं आपको बताती हूँ, चॉकलेट खाना दिमागी सलाहियत, सेहत, कारकर्दगी में इजाफ़ा करती है, ठीक है। और ब्लैक चॉकलेट का इस्तेमाल जो है ब्लड प्रेशर को मामूल रखने में भी आला किरदार अदा करता है। कैन यू सी के ब्लड प्रेशर के लिए भी यार, और वी डोंट टेक चॉकलेट समटाइम्स, वी ओनली से नो इट्स फॉर आवर किड्स। व्हाई?
अच्छा, आपको पता है फालिज का बड़ा मसला होता है ना लोगों में, कभी कभी हाफ फेस का फालिज हो जाता है, किसी को एक आँख की तरफ का फालिज हो जाता है, किसी को एक लेफ़्ट राइट साइड पे, कोई ना कोई, कभी ना कोई पूरी बॉडी में भी कभी कभी किसी को फालिज के लिए इतनी अच्छी है चॉकलेट्स, चॉकलेट खाया करें। और हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, लोग कहते हैं ना शुगर में मीठा नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ब्लैक चॉकलेट जो है वो इंसुलिन की सतह को मुतवाज़न बना देती है। अब बताइए, सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले जो कोलेस्ट्रॉल है ना हमारी बॉडी के अंदर, उससे कमी का बाइस भी बनती है। अब बताएं और क्या क्या बताऊं, कितने फ़वाइद बता चुकी हूँ। ब्लड प्रेशर का भी मैंने भी आपको बता चुकी हूँ कितना अच्छा है। 20 से 80 उम्र के ये क्या है, 968 क्या है, अच्छा ये तहकीक है, 20 से 80 उम्र के ये जो अफराद हैं उनके लिए ख़ास तौर पे जो है ना ये दिमागी तेज़ करने में इजाफ़ा करती है। नाश्ते में चॉकलेट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। भाई मैं तो नाश्ता सिंपली आपको बता चुकी हूँ, अगर आप 9 बजे से पहले पहले किसी भी किस्म की ब्लैक हो ब्राउन हो चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं तो आप सारा दिन हैप्पी हार्मोन्स के साथ खुश रहेंगे, झगड़ा नहीं होगा घर में। आपके मियाँ अगर झगड़ालू हैं, गुस्से वाले हैं, उनको खिला दें, अपनी सास को खिला दें। वैसे मुझे ये बताएं, कॉल करके भी बताइएगा प्रोग्राम में, अगर आप किसी के घर जाते हैं या फिर किसी की बर्थडे हो, किसी को विश करना हो तो चॉकलेट्स देते होंगे, है ना। अगर घर में अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो आप उनको चॉकलेट देके देखिए या प्यार मोहब्बत से बहाने से खिला के देखिए, आपको यकीन आएगा यकीनन कि मैं सही कह रही हूँ। चॉकलेट जो है आपके हैप्पी हार्मोन्स जो है उनको उजागर कर देता है। और मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है कि मैं अभी चॉकलेट खाने लगी हूँ क्योंकि मेरी ये ब्रेक बहुत ज़्यादा मीठी हो गई है। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, बहुत मुश्किल हालात हैं, लोग बहुत कठिन हालात से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, घर में फ़र्द बहुत ज़्यादा हैं, मगर अखराजात जो हैं वो घर के पूरे नहीं हो रहे हैं। महंगाई का दौर है, हर चीज़ अफोर्ड नहीं हो रही होती। मैं कहती हूँ आटे की जो एक बोरी है उसके लिए कितनी कतार में लंबी लंबी लाइन लगी हुई होती है। किस तरह से जो ख़वातीन और मर्द हैं हजरात घर के, वो किस तरह अपने बच्चों की एक रिस्क के लिए, हलाल रिस्क के लिए सारा दिन मेहनत कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उनके घरों में खाने के लाले पड़े होते हैं। बहुत तकलीफ़ में देखा नहीं जाता लोगों को इस तरह के हालात के साथ। इन हालात में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो क्या काम कर रही है, किस तरह से लोगों की मदद कर रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो साहब हैं वो हैं मिस्टर नवीद अकबर, इज़ करंटली सर्विंग एज ए डायरेक्टर जनरल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में एक्सपीरियंस भी है इनका। आज हमारे मेहमान हैं, बहुत तजुर्बा, बहुत एक्सपीरियंस है इनका। ही इज़ वेरी यंग बट ही इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड वर्कहॉलिक। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नवीद अकबर। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू जी, आपने मदू किया प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आज क्योंकि बात कुछ इस तरह की थी तो मुझे लगा कि द राइट पर्सन के आज हम हमें खुल के ये सारी चीज़ें बता सकेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो किस तरह से जितनी भी मेरी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, उनकी किस तरह सपोर्ट कर रहा है। प्लीज़ एक्सप्लेन। जी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बुनियादी तौर पर जो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं उनकी माली मावनत करता है। सो बेसिकली जिस तरह आपने इंट्रो में भी कहा कि लोगों के जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकम जो है उनकी उन अखराजात की मुताबिकत नहीं रखती। तो हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो लोगों की इनकम और अखराजात के दरमियान का जो फ़र्क है उसको हम किसी तरीके से मीट कर सकें ताकि उन लोगों को किसी से वो जो फ़र्क है वो किसी से मांगना ना पड़े। सो हमारा बेसिकली दुनिया भर में जब आप कैश ट्रांसफ़र देते हैं, माली मामनत फ़राहम करते हैं, तो एक बात का आपने ख्याल रखना होता है कि आप इतना ज़्यादा ना दें कि लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू कर दें, यानी कि खुद काम करना छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे और इतना कम ना दें कि उनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो उनके अखराजात हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ना हो सके। एज इट इज़ जिस तरह से घर पे अगर 2 भाई काम कर रहे हैं और एक भाई जो है उसको ज़्यादा
मेहनत करनी पड़ती है, अखराजात घर के खर्चे उठाने के लिए, तो जो दूसरा भाई है वो कहता है ठीक है यार बड़ा भाई सारा काम कर रहा है, तो उसको आदत डल जाती है। तो ये आपने आवाम को भी आदत नहीं डालनी, इतनी सपोर्ट करनी है, जो बीच का डिफरेंस है, बहुत अच्छी बात बोली है। जी बिल्कुल। आपको पता है कि हमारे यहाँ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी एक फ़र्द काम कर रहा होता है और बाकी सारे जो है वो उसके ऊपर बैठ के खा रहे होते हैं। और अगर उस फ़र्द को भी हम अगर ये आदत डाल दें कि जी ठीक है तुम्हें भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार जो है वो तुम्हें टेक केयर कर लेगी, तो वो माशरे में जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा सिर्फ, और आपको हमारी जो रकम है मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगा कि हम कितनी रकम फराम कर रहे हैं, उससे भी अंदाज़ा होगा कि ये इतनी ज़्यादा रकम नहीं है कि लोग काम करना छोड़ दें। उनको अपनी पूरे माहाना अखराजात के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, खुराक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए उनको ख़ुद काम करना पड़ेगा। हम सिर्फ उस गैप को जो है वो बेसिकली ख़त्म करें। तो इस वक्त हम तकरीबन 93 लाख ख़ानदानों को जो है वो ये माली मामलत फ़राहम कर रहे हैं, जो तकरीबन 1 करोड़ हो जाएगी कुछ दिनों में इंशाल्लाह। जब ये जून तक हम पहुँचेंगे तो इसमें हम 10,500 जो है वो सेमाई जो है उनको फ़राहम करते हैं। अच्छा। और मैं आपको वैसे बता दूं, तयन कैसे करते हैं कि गुर्बत के जो मुतासर लोग हैं जिनके घर में इस तरह की किल्लत है, राशन की, चीज़ों की, अपने अखराजात अफोर्ड नहीं करने की, अब पाकिस्तान में कितने % ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, ये आप कैसे तयन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारा एक बड़ा शफाफ तरीक़ाकार है। बेसिकली सबसे पहले जो हमने तयन किया था वो ये था कि हमने घर घर सर्वे किया था। सो हमारी टीम्स गई, उन्होंने चाहे अमीर है या गरीब है, उन्होंने हर घर को दस्तक दी। हमारा बेसिकली निज़ाम ये है कि हम हमारा क्वेश्चनर होता है जिसमें हम लोगों के एसेट्स के ऊपर, उनके जो घर के असासाजात हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अच्छा। बेसिकली पूरी दुनिया में 2 तरीके होते हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं किसी भी जगह पे गरीब का तयन करने के लिए। एक ये है कि आप डायरेक्ट किसी से पूछें कि आपकी आमदन कितनी है। ठीक है। उसमें एहतमाल ये होता है, गलती के चांसेस होते हैं, उसमें लोग गलत इनकम बताते हैं। जो गरीब होता है वो इसलिए अपनी इनकम कम बताता है कि शायद मैं प्रोग्राम में शामिल हो सकूं। जो थोड़ा सा वेल ऑफ होता है वो इसलिए कम बताता है कि मुझ पे टैक्स ना लग जाए। ठीक है। तो इस तरीके की बजाय आप एक इनडायरेक्ट तरीके को अडॉप्ट करते हैं लोगों की इनकम जो है वो असेस करने के लिए। वो है उनके असासाजात के ज़रिए उनकी इनकम को डिटरमिन करना। ठीक है। जिस घराने में जितने ज़्यादा असासाजात होंगे इसका मतलब ये है कि उनकी इनकम भी जो है उस हिसाब से ज़्यादा होगी। अच्छा। सो हमने तकरीबन हमारे 63 क्वेश्चंस हैं। बड़ा एक डिटेल क्वेश्चनर होता है। 15 से 20 मिनट लगते हैं एक घराने का सर्वे करने में। उसमें हम उनके घर में रहने वाले तमाम अफराद की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उनके घर में एसेट्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, गैस अप्लाइंसेस हैं, बिजली के कनेक्शंस वगैरह हैं। उसके अलावा उनके घर का स्ट्रक्चर कैसा है, पक्का है या कच्चा है, घर में रूम्स की तादाद कितनी है, अफराद कितने रहते हैं। इवन हम यहाँ तक पूछते हैं कि हज करने या उम्रा करने जाए तो वो भी शामिल हो जाता है? नहीं, हम उनसे इस हमारे क्वेश्चन में शामिल नहीं है। हम ये ज़रूर पूछते हैं कि गाड़ियाँ हैं या नहीं है, मोटर बाइक है या नहीं है। फिर इवन हम टाइप ऑफ लेटरिन तक हम पूछते हैं कि वो बिल्कुल प्रॉपर्टी पूछते हैं, उसमें ज़री ज़मीन कितनी है, गैर ज़री ज़मीन कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम पूछते हैं। उसके बाद जो आपने कहा कि वो उम्रा या हज, तो बेसिकली होता ये है कि जो लोग उम्रा और हज को अफोर्ड करते हैं उनके वहाँ पे एसेट्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं जी। तो क्रॉस वेरीफाई भी हम कर रहे होते हैं, यानी गाड़ियों की डिटेल हम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से वेरीफाई कर रहे होते हैं। फिर हमारा निज़ाम FBR के निज़ाम से भी मुस्लिक है, वहाँ से भी हम वेरीफाई कर रहे होते हैं कि कोई बंदा हाई टैक्स पेयर इनकम में तो नहीं है। तो इस तरीके से मैं अगर सादा अल्फाज में बताऊँ अपने ऑडियंस के लिए, हम जब तमाम अफराद का सर्वे कर लेते हैं तो हम एक स्कोर अलॉट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्फॉर्मेशन हमें लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। वो स्कोर 0 से लेके 100 के दरमियान होता है। 0 मीन सबसे पुरेस्ट और 100 मीन वेल ऑफ। एंड हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्वे प्रोसेस? बेसिकली एक घराने का सर्वे जो है वो 15 से 20 मिनट लगते हैं हमें। और हमने जब ये डोर टू डोर सर्वे किया तो हमें तकरीबन कोई 1 साल का अरसा लगा पूरे पाकिस्तान में सर्वे करने के लिए। सो हमने तकरीबन 35 मिलियन 3.5 करोड़ ख़ानदान जो है वो उसका डाटा कलेक्ट किया, जिसमें तकरीबन कोई रफली 200 मिलियन इंडिविजुअल्स थे। अच्छा, आपके और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें तालीमी वज़ाइफ का भी प्रोजेक्ट है। मैं चाहूँगी पहले आप तालीम का बताते फिर आगे चलें। जी। सो बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि हम जो खातून खाना है उसको 10,500 सेमाई के हिसाब से अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र हम उसको कहते हैं। इसके लिए कोई शर्त नहीं है
शर्त सिर्फ ये है कि उसका गरीब हो और उसके पास शनाख्ती कार्ड हो। महाना सेमाई यानी तकरीबन 3,500 महाना जो है वो हम उसको 3,500 महाना देते अच्छा। हैं। उसके बाद ये बेसिकली जो 3,500 इसका बुनियादी मकसद ये है कि वो अपने घर में जो बच्चे हैं उनकी खुराक या अपने लिए खुराक का इंतज़ाम कर सकें। फिर उनके और भी अखराजात हैं, जिस तरह बच्चों की तालीम। तो बच्चों की तालीम के लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम का आगाज़ किया। उसमें हम करते ये हैं कि अगर उसी फैमिली में जो हमसे ये महाना 3,500 ले रही है, 4 साल से 22 साल का कोई बच्चा है और वो प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी यानी कच्ची से लेके 12वीं जमात तक किसी भी जमात में पढ़ता है, ठीक है, तो वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, 70% हाज़िरी जो है वो अपना यकीनी बनाए। तो ये करने के ऊपर हम उनको इजाफी जो है वो कैश ग्रांट फ्राहम करते हैं। अच्छा। और उसमें मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि हर लेवल के ऊपर डिफरेंट है, यानी प्राइमरी लेवल के ऊपर डिफरेंट है क्योंकि प्राइमरी लेवल पे कम अखराजात हैं। जब आप सेकेंडरी यानी 6ठी से 10वीं क्लास में जाते हैं तो अखराजात बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको अपने घर से दूर स्कूल में जाना पड़ता है। इसी तरह हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर हमने मज़ीद उसमें इजाफा रखा है। सो हम और इसमें मैं बताता चलूँ कि बच्चियों के लिए बच्चों के मुकाबले में वजीफ़ा ज़्यादा है। अच्छा। इस प्रोग्राम में मतलब फीमेल्स में ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और अगर मैं उसकी तादाद बताऊं तो हमारा जो सेमाई वजीफ़ा है बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल के ऊपर वो 2,000 रुपया है, ठीक है, और बच्चियों के लिए 2,500 रुपया है। ओके। और सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो है वो इसमें कोई ऐसा शर्त ये वाली नहीं है कि भाई ऑलरेडी हम इनको ये दे रहे थे इनके राशन अखराजात वगैरह के लिए, 3,500 रुपये उनको हम दे रहे हैं, जो आपने 3 का बताया 3 माह का, तो उसमें हम ये ऐड नहीं करेंगे, ऐसी कोई शर्त तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई शर्त तालीमी वाला जो प्रोसेस ये वाला सारा जो है ये आप इसमें इससे अलग नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं है, दोनों चीज़ें साथ ज्वाइंट भी हैं। बेसिकली हमने जो हमने टोटल अमदाद देनी है ना उसको हमने डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ठीक है। सो खुराक के लिए एक अमदाद है, तालीम के लिए एक अमदाद है। सो इसमें वो कोई कदगन नहीं है कि अपना वो नहीं, बल्कि ये उन्हीं फैमिलीज के लिए, क्योंकि ये पूरेस्ट ऑफ द पुअर ये फैमिलीज। आई गॉट इट, आई विल बी बैक एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हम बात करते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ नवीद साहब मौजूद हैं और हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर बात कर रहे हैं। एक एतराज़ है वो मैं आपके साथ यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि 471 अरब रुपए जो हैं वो जॉब क्रिएशंस के ऊपर भी लगाए जा सकते थे मगर नहीं लगाए गए, वाई नॉट? देखें जी, जो जॉब क्रिएशन है ना वो इजी पैसा, इजी मनी दे रहे हैं आप लोगों को, व्हाई दैट? बिल्कुल, बेसिकली जो जॉब क्रिएशन है ना वो आती है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ 471 अरब की ज़रूरत नहीं है, वो खरबों रुपए की ज़रूरत है। अगर आपने तमाम लोगों को पहले स्किल देनी है और फिर उनको उसके बाद जॉब देनी है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि बुनियादी तौर पर ये जो रकम हम फ्राहम कर रहे हैं ये उनके इनकम और एक्सपेंडिचर का जो गैप है उसको ख़त्म करने के लिए। आप इमेजिन करें कि अगर ये 3,500 रुपया जो महाना हम उनको फ्राहम करें ये हम उनको ना दें तो ये जितनी फैमिलीज़ हैं जो पावर्टी लाइन से नीचे रह रही हैं वो फर्दर पावर्टी लाइन से नीचे जाती जाएंगी। उनका कर्ज जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, बिकॉज उन्होंने गुजारा तो करना है, अब हर बंदे ने खुराक तो खानी है, अपने बच्चों को फीड तो करना है, तो वो किसी से मांग के जो है वो अपना ज़िंदगी बसर करेंगे, या वो भीख मांगेंगे या वो कर्ज लेंगे। इसके अलावा जो सफ़ेद पोश है वो कर्ज लेगा, अदरवाइज़ जो है वो उनके पास ऑप्शन ये है वो भीख मांगे। तो पूरी दुनिया में जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो जो लोग पावर्टी लाइन से नीचे लोग रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करें। आपने इवन तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखा होगा कि बुज़ुर्गों के लिए अलग अलाउंस होता है, बच्चों के लिए अलग अलाउंस होता है, इवन जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए भी अलाउंस होता है, ताकि वो जो पीरियड है वो किसी से मांग के उनको ना खाना पड़े, हर एज के हिसाब से। तो वो बेसिकली वो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर भी है कि जो लोग खास कर, और ये वो तबका है जो शायद उनमें ये कैपेसिटी नहीं है। मैं अगर आपके साथ स्टैटिस्टिक शेयर करूँ, 90% ख़वातीन जो हमसे बेनिफिट ले रही हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्राइमरी भी नहीं है। अच्छा। उन्होंने कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं देखा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर हम इन 90 लाख ख़ानदानों को अगर हम 1 लाख रुपया दें और इनको कहें कि जाएं आप कारोबार करें, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो 900 अरब रुपया जो है वो आएगा, ठीक है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो 900 अरब रुपया लगाने के बाद आप लोगों को सतह गुर्बत से निकालेंगे। आपको फिर भी उनकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, और हैंड होल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी जो रोज़मर्रा जो ज़रूरत, जब तक आप उनका पेट नहीं भरेंगे
जब उनके उसमें नवाला नहीं जाएगा तो वो कुछ और नहीं सोच सकते। वन मोर कंप्लेन, लोग शिकायत करते हैं इस बारे में भी कि अमूमन लोगों को फ़ोन आता है कि आपके 75,000 रुपये निकल आए हैं, 45,000 रुपये निकल आए, तो आप आइए आकर रिसीव कर लीजिए। अगर किसी का निकलता है तो फिर उसमें एजेंट जो है वो कहते हैं कि काट लेते हैं, कुछ ऐसे घपला कर लेते हैं। एक्चुअली एक तो ये है कि हमारा कंप्लेन है, मुझे लगता है हमारा एक तो ये है कि कोई इस तरीके से ऑनलाइन है नहीं है ना, हम कोई कुरंदाजी के लिए निकालते हैं। हमारे जितने भी ख़ानदान हैं वो फिक्स हैं, उनको हम खुद SMS करते हैं कि आप अहल हैं, आपको इतनी रकम मिलेगी। बीच में काटते हैं, ये काट सिस्टम रखते हैं, कुछ तरह की कहानियाँ होती हैं, आपके पास शिकायतें आती हैं? बिल्कुल, हमारे पास शिकायतें आती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है इलिटरेसी है, तालीम नहीं है, लोग ये नहीं समझते कि ये जो पैसे हैं ये उनका हक है। सो कभी कभी वो खुद भी दे देते हैं एजेंट को और कभी एजेंट खुद भी काट लेते हैं। थैंक यू सो मच नवीद साहब। हमारी एक न्यूज़ की ब्रेक भी है, हमें थोड़ा सा वक्फा लेना पड़ेगा, बट इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आपको मिलता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और अब बारी है एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने की जो आज हमें बताएंगे कि हमने सारा दिन में कितना पानी पीना है, और पानी हमारे गुर्दे, हमारे जिगर, हमारे दिल की हरकत के लिए कितना मुफीद है। क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमें पानी पीना है, ये भी हमें पता है कि भाई हमने इतने लीटर पानी पीना है, 14 ग्लास पानी पीना है, मगर कब कब पीना है, किस तरीके से पीना है। और अगर कोई पेशेंट है, किसी को कोई गुर्दे की तकलीफ़ है या किसी को कोई दिल की तकलीफ़ है या कोई भी ऐसी बीमारी है, उसके हिसाब से हमें कितना मिकदार पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके लिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आपने इतना पानी नहीं पीना, या फिर इस चीज़ से पहले नहीं पीना या इस चीज़ के बाद नहीं पीना। तो जो लोग हैं, ऐसे ऐसे अफराद हैं, वो आज ख़ास तौर पे हमारा ये वाला प्रोग्राम ज़रूर देखें, और मैं चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे भी जब ये अपलोड हो तो ये सेगमेंट आप ज़रूर देखिएगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर अहमद, यूरोलॉजिस्ट है और एंड्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और आज हम आपसे बहुत अहम बात करने लगे हैं पानी के ऊपर, पानी की इंटेक के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि जो एक आदमी है, एक आम शख्स है, उसको रोज़मर्रा में कितना पानी कोई पीना चाहिए जो उसकी बॉडी के लिए नीड है, बहुत ज़रूरी। थैंक यू फ़िज़ा। पहले तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि आपने जिस तरह से पहले इस सवाल को इतना एलेबोरेट कर दिया, उस पर बहुत सारे सवाल हैं, और मुझे लग ये रहा है कि आपका शायद गुर्दा मसाना की स्पेशलिटी से कोई ताल्लुक है। तो एनीवे एक तो ये जो आपने आखिर में सवाल किया है कि जी पानी कितना पीना चाहिए, देखें आम तौर पे लोग जितना इसको सादा सवाल है ना, इसका जवाब इतना सादा नहीं है। अच्छा। लेकिन अहम बात यह है कि ये वाला सवाल पूरी दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हर फोरम के ऊपर डॉक्टर्स की, कितना पानी पीना चाहिए। तो इसके जवाब को पहले तो ये समझ ले पानी है कितना अहम, कितना ज़रूरी है। हमारे आप जिस्म के हेड से लेकर टो तक हड्डियों, कोई हमारा निज़ाम है, वो नर्वस सिस्टम है, हमारा आइज़ है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जॉइंट सिस्टम है, हर जगह के हर आर्गन को, हर सेल को पानी की ज़रूरत है। माशाअल्लाह। हमारे जिस्म में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है जैसे कुर्रा अर्ज़ पर आप देखें कि ऑलमोस्ट 2/3 वाटर है, 70%। बिल्कुल। तो हमारे जिस्म में भी कुछ 65% के करीब तो पानी ही है। हमारी हड्डियों की जो बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, ये मूवमेंट नहीं हो सकती अगर इनमें साइनोवियल फ्लूइड ना हो। इंसान की जनरेशन की कंटिन्यूटी नहीं हो सकती। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता है उछलते हुए पानी का जिक्र किया गया है हमारी रिलीजियस बुक्स में भी। तो पानी इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब आते हैं जो पानी कितना पीना चाहिए, इसका ताल्लुक और किस एज के हिसाब से भी, क्योंकि एज का भी तो नहीं पता। अब हमें अगर 14 ग्लास किसी ने कह दिया या हमने बड़े बुजुर्गों से सुन लिया, ये कहीं लिखा देख लिया गूगल पे, तो हम क्या करते हैं उसको फॉलो। अब बच्चे को भी कहेंगे 14 ग्लास पानी पियो, और वो 6 साल का बच्चा या 9 साल की बच्ची किस तरह से। आपने बड़ा बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम सवाल किया है। आज तो इसका ताल्लुक उम्र के साथ भी है, इसका ताल्लुक जेंडर के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपके बॉडी फिजिकल स्केलेटल वेट के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपकी रूटीन की एक्टिविटी के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपके प्रोफेशन के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपके क्लाइमेट के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपकी बेशुमार चीज़ों के। और वो आपने बड़ी अहम बात की है, मैं उसको वाकई बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि क्या हमें हर कोई कह दे जी 14 गिलास पीना चाहिए, तो क्या पीना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल।
ये बड़ा वेरी करता है। बच्चों को पानी जो है, अगर हम वैसे एक जनरल सा फार्मूला बना लें तो ठीक है जी, बच्चों को हम कह सकते हैं कि कोई 12 साल के बच्चों तक के जो पानी चाहिए वो 4 से 6 गिलास है। ये एक जनरल फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएं, 18 साल तक हम कह देते हैं जी 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 18 से ऊपर है तो 8 से 10 गिलास पानी चाहिए। ये एक सेहतमंद आदमी के लिए जो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसको कोई मेडिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं ले रहा, उसको उसके सिस्टम सारे ठीक काम करें, ये तो उसके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम देखें मैं एक एसी में बैठ के अगर काम करता हूँ, आप एसी वाले माहौल में बैठे हुए या इंडोर, बॉडी स्वेट नहीं कर रही है हमारी, कोई हमारी बॉडी स्वेट नहीं कर रही, तो हम कितना पानी पिएंगे? हमें 8 गिलास पानी हमारे लिए तो बहुत होगा। लेकिन मैं अगर कंपेयर करूं उस मजदूर के साथ जो इस वक्त सड़क पे खड़ा हुआ काम कर रहा है और सारा दिन वो धूप में बैठा हुआ है, उसका तो जो लॉस होना है। अब समझने की बात यह है कि पानी जो हम पीते हैं वो लॉस कैसे कैसे हो रहा है। स्वेटिंग हो रही है, जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है, और यूरिन जो हम पास कर रहे हैं उसके जरिए पानी जा रहा है, और स्टूल जो हम खाना निकालते हैं उसके जरिए भी पानी, उसके जरिए भी पानी जाता है। अगर वो पानी नहीं होगा तो सख्त कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी जी, ड्राइनेस। तो पानी का तल्लक हमारे हर सिस्टम के साथ है। हमारी आंखों की फ्रेशनेस से लेकर, हमारी स्किन की फ्रेशनेस से लेकर, हमारे पूरे जिस्म में जो खुराक जानी है वो किसने लेके जानी है? ब्लड ने लेके जानी है। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन किसने लेके जानी है? तो ब्लड के अंदर क्या है? पानी है। ठीक है। तो हर चीज में पानी का रोल है। अब हम आते हैं जी ये वाली बात की जी पानी का ताल्लुक कितनी सारी चीजों के साथ। ये आपने बता दीजिएगा। साथ आपने कहा जो घर में एसी में ऐसे में मेरी आपकी तरह भी बैठा है तो उसके लिए 8 इज इनफ ग्लास, राइट? बट वो जो भाई हमारे ऐसे जो बाइक पे जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं अपनी जॉब्स के लिए, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं, पिक कर रहे हैं, ऑल दैट, उनके लिए कैसे होना चाहिए? वही मैं बात करूँ ना कि जो बाहर धूप में काम कर रहे हैं और एक मजदूर जो मजदूरी कर रहा है उसका तो शायद 6-7 गिलास पानी तो स्वेटिंग में ही अगर निकल जाते हैं तो उसको तो कम से कम 6 गिलास ये रिप्लेस करने हैं। और एक जनरल फार्मूला ये है कि आप ये देखें कि यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, जितना यूरिन आपका निकल रहा है उसमें कम से कम आप 800 ml यानी 3 से 4 गिलास उसमें पानी और ऐड कर लें। यानी अगर किसी का यूरिन 1.5 लीटर है तो उसमें तकरीबन 800 ml आप 1 लीटर किया उससे थोड़ा सा कम पानी और ऐड कर लें, क्योंकि आपका पानी मैंने बताया ना स्वेटिंग से भी हो रहा है, ब्रीदिंग से भी हो रहा है, स्टूल से भी लॉस हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, गुर्दे और मसाने में जो पत्थरी होती है उसमें पानी पीने में क्या असरात जो है मरतब होते हैं? देखिए पानी का तल्लुक तो वैसे तो जिस्म के हर हिस्से के साथ है, हर सेल के साथ है, और ख़ास तौर पर गुर्दा मसाना, चूँकि मैं ख़ुद गुर्दे मसाने का स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसमें ये है कि गुर्दे की बीमारियाँ जो हैं वो उन खित्तों में जिसे हम कहते हैं हॉट क्लाइमेट रीजन है जियोग्राफिकली, या स्टोन बेल्ट है, रेगिस्तानी इलाके हैं, वो इलाके जहाँ पे क्लाइमेट बहुत हॉट है, वहाँ पे पथरी की शरह जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर गर्मियों में उन्हें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और फिर इन्फेक्शन का तल्लुक भी इसके साथ है। अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो गई है पहले तो उसमें भी हम पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए एडवाइस करते हैं ताकि मैक्सिमम बैक्टीरिया, वायरसेस, जरासीम फ्लश आउट हो जाए और वो डिल्यूट हो जाए, उनका लोड कम हो जाए। अच्छा। जैसे आप चीनी के 2 चम्मच अगर 1 गिलास में डालेंगी तो मीठा हो जाएगा, अगर वही चीनी आप एक पूरे जग में डाल देंगी सिर्फ 2 चम्मच तो वो डिल्यूट हो जाएगा, तो वो इतना मीठा। बिल्कुल इसी तरह से जो बैक्टीरियल लोड है, जरासीम का लोड है, उसको निकालने के लिए हम फ्लश आउट करते हैं कि पानी ज़्यादा पिए। अब एक बहुत अहम बात जो आपने की थी कि जी क्या सबको इतना पानी पीना चाहिए, तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मिसाल के तौर पर हम बड़ी सख्ती से उन लोगों को मना करते हैं, और ये एक बड़ी ये मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के जहन में कि जी गुर्दे ख़राब हो गए हैं, गुर्दों की तकलीफ हो गई है, फलां तकलीफ हो गई, पानी पियो, पानी पियो और पानी ज़्यादा पियो। हर कोई उनको ये कह रहा होता है पानी पियो, कोई मसला हो गया पानी पियो, पानी पियो। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है, ख़ास तौर पर वो लोग जिनका हार्ट अगर सही काम नहीं कर रहा, जिनके लंग्स में सही कैपेसिटी नहीं है, जिनके गुर्दे ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, अगर वो पानी ज़्यादा पिएंगे तो गुर्दे तो पहले ही अगर आपके 25% पे काम कर रहे हैं और उन 25% गुर्दों ने अगर चलना है फ़र्ज़ कर लें 5 साल, तो आप तो उनको 6 महीने में थका देंगे। अच्छा, आप डायलिसिस पे चले जाएंगे। अच्छा। तो उन लोगों को हम पानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने पानी ज़्यादा नहीं पीना, पानी कम पीना है, क्योंकि निकालेगा कौन? पानी गुर्दे तो निकाल नहीं रहे,
इसी तरह जिन लोगों का हार्ट सही नहीं काम कर रहा, उनको भी अगर हम पानी ज़्यादा पिलाएंगे तो वो उसको हम कहते हैं फ्लूइड ओवरलोड हो जाना, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाना। देखिए कितनी और वो नई बात है ना ये, जिस्म वरना में तो और फेफड़ों में चला जाएगा, आपके लिए सांस फूलेगा, मुश्किल हो जाएगा। डायलिसिस पे चले जाएंगे पेशेंट्स मोस्टली अगर इस तरह से होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपने अगर नहीं भी पूछा तो उसका मैं प्लीज बताएं, आपकी जितनी नॉलेज है आप नॉलेज बताएं। पानी की कमी के बारे में तो हमसे हर कोई पूछता है जी, पानी कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी से ये नुकसान हो जाएगा, पानी की कमी से ये नुकसान हो जाएगा। मैं एक सुनहरी असूल बताना चाहता हूँ कि पानी हमें हर एक के मुताबिक, उसकी ज़रूरत के मुताबिक पीना चाहिए। पानी की कमी ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। पानी की ज़्यादती भी उतनी ही ख़तरनाक है। इसमें एक बीमारी है जिसका मैं टेक्निकल उसमें नहीं जाता, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर हमने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया है तो हमारे जिस्म के नमकियात जो हमें चाहिए, जैसे वही मिसाल मैं दूं कि अगर हमें 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शुगर चाहिए जो ऑप्टिमल है और वो मीठा करेगी, हमारी ज़रूरत पूरी करेगी। तो अगर वो 2 चम्मच हमने 8-10 गिलासों में डाल दिए तो हमें वो इफेक्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म में एक बड़ा अहम साल्ट है सोडियम, हर एक को पता है, बड़ा कॉमन साल्ट है सोडियम। हमारी बॉडी तो सोडियम अगर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और वो नॉर्मल वैल्यू से उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी तो वो हमारे तमाम जिस्म के लिए, ख़ास तौर पर हमारे दिमागी सेल जो है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके लिए बड़ा ख़तरनाक है। और वो टॉक्सिसिटी, एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं वाटर इंटॉक्सिसिटी। वाटर इंटॉक्सिकेशन, या इसकी आम मिसाल ये है कि जैसे एक गुब्बारे में अगर हवा बहुत ज्यादा भर दे तो जाएंगे, वो एक टाइम आएगा कि फट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इंसान के जो खुलिये हैं उनके अंदर अगर पानी जरूरत से ज्यादा चला जाएगा तो फूल जाएंगे और ये भी स्टेज आ सकती है कि वो फट जाए। पानी की वजह से भी फूल जाते हैं। ओके ओके ओके, ज्यादती, पानी की ज्यादती। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेनी पड़ी मुझे मजबूरन, मगर मैं आपसे ब्रेक में बहुत सारी चीजें पूछूंगी ताकि मैं भी रोज के रोज अपने शो पे यहाँ पर लोगों को नॉलेज दे सकूं। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको मिलते हैं, मगर मैं आपको छोटी सी बात समझा रही हूँ। ऊंट की तरह पानी नहीं पीना है, पीना है पीना, इसलिए ऊपर वाले ने कहा पी ना, पीना, पीना भी है ना भी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं पानी के ऊपर और आप ये सवाल सुनिएगा, ये इससे हो सकता है आपकी काफ़ी मदद हो। मुझे ये बताइएगा कि ये जो कैफ़ीन है और अल्कोहल वाले मशरूबात होते हैं, क्या इनका इस्तेमाल जो है वो बॉडी में कोई नुकसान पैदा करता है हमारे? अच्छा, मैं इस वक्त तो खुद आपकी चाय को एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चाय है, इसमें भी कैफीन होती है लेकिन बहुत कम होती है, ऑप्टिमल होती है और ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक कैफीन का ताल्लुक है, जिस चीज़ में भी कैफीन है उसका सिंपल तरीका ये है कि वो आपके यूरिन को ज़्यादा पैदा करेगी और आपको ज़्यादा पेशाब आएगा। अच्छा, इसीलिए चाय पी के भी बहुत ज़्यादा फील होता है। कॉफ़ी पी के और अल्कोहल ड्रिंकर्स, जितने भी अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं, अल्कोहल ड्रिंकर्स को देखें, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी हुई है तो पानी की शायद एक्सेस हो गया। नो, एक्चुअली होता ये है कि जब वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं तो उसके बाद उनकी डाययूरेसिस यानी यूरिन बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, तो उससे उनकी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो लोग कैफ़ीन बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, दूसरा ये है कि यूरिन बहुत ज़्यादा निकलेगा तो खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन होगी। तो डिहाइड्रेशन एक ख़तरनाक चीज़ है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाना, वो किसी भी वजह से हो सकती है, जिसमें आपने जैसे ये फूड से रेलेवेंट बात की, फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं, अब वो ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं कि जिसके साथ पानी ज़्यादा जिस्म से खारिज हो रहा होता है, तो उनके अंदर भी तो यानी सवाल बहुत सादा है कि पानी कितना पीना चाहिए, लेकिन जवाब इतना सादा नहीं है। जवाब सादा नहीं है ना, क्योंकि हर इंसान अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उसमें सवाल ढूंढ रहा है। अच्छा, ये ब्लैडर और लिवर को भी डैमेज करता है क्या जब इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाए? पानी की जहाँ पे भी कमी होनी है ना, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी नेमत भी है, बल्कि अगर हम कहें ना कि ये बेस्ट मशरूब है जो अल्लाह की तरफ से, जो कुदरत की तरफ से हमें अता किया गया है, वो बेस्ट मशरूब जिसमें ज़ीरो कैलोरी है जी। वो आप ये ज़ीरो स्प्राइट फलाना, मैं किसी ब्रांड का नाम लिए बगैर कोई भी जिसमें लिखा होता है जी ज़ीरो कैलोरीज, वो बेस्ट नहीं है। हो सकता है कैलोरी ज़ीरो ही हो। जो बेस्ट मशरूब है विद ज़ीरो कैलोरी, दैट इज़ दी ड्रिंकेबल, पीने के काबिल पानी जो काबिल इस्तेमाल है, वो पानी बेस्ट मशरूब है।
अच्छा। तो आप जो बात कर रही थी, यस, इसका इफ़ेक्ट ये मैंडेटरी है। पानी हमारे लिए एक अहम जुज़ है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। पानी ज़िंदगी है, पानी के बगैर लाइफ नहीं है। तो पानी के बगैर कौन कौन सी जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के वो डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन। पानी के बगैर तो देखें फ़िज़ा, कोई आर्गन नहीं बचेगा, कोई आर्गन नहीं बचेगा। अगर आप वैसे सिर्फ अपनी अपीयरेंस से देख लें, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, ऐसे मध्यम मुर्दा, कम पानी पीने से मर्दगी, कम पानी पीने। सबसे पहले हम ये पूछ लेते हैं इसको आसान लफ्ज़ों में, ताकि लोगों को समझ आ जाए, जो कम पानी पीते हैं उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, कौन कौन सी आर्गन्स जो है हमारे डैमेज होते हैं और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, पानी पीना कुछ तो आदत भी है, ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है कि पानी बहुत कम पीते हैं, और कुछ लोगों को एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको ऑब्सेशन होती है, हाँ। हर वक्त पानी, हर वक्त पानी। लोगों ने बोतलें पकड़ी होती हैं जेब में, फैशन में भी पकड़ी होती हैं, पानी की 3-3 बोतलें पकड़ी हुई हैं जी हमने आज, और वो बताते हैं कि जी आज हमने जी 24 गिलास पानी जी, but that is too much। देखिए, मेरी बेटी पानी बहुत पीती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। देखिए, एक बड़ा सिंपल मैसेज है, ये आप जिंदगी के हर पहलू पे अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा। और वो है मॉडरेशन, एतदाल पसंदी, बैलेंस। हाँ, बैलेंस। अब आपने जो सवाल पूछा है कि इसका किस किस ऑर्गन पे, देखें आपकी आईज जो है बड़ी सनकन सी हो जाएंगी, धंसी हुई होंगी अंदर, चेहरे की जो स्किन है वो रफ हो जाएगी, ऐसे लगेगी पुजमर्दा, ऐसे ड्राई, जान ही कोई नहीं है, फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। आप स्टोन भी पानी कम पीने की वजह से आ जाता है ना जी, पानी कम पीने की वजह से गुर्दों को स्टोन आ जाता है ना, पानी कम जी जी जी। देखें, जब भी पानी कम पिएंगी तो उसमें क्या होगा, ये जो गुर्दे हैं इनके अंदर से हर वक्त यूरिन पास आउट हो रहा होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे, यूरिया, क्रेटिनिन और जितने भी टॉक्सिक मादे हैं, जो खतरनाक कीमियाई मादे हैं, उनको निकालना है ना, तो वो खुद पानी के जरिए निकलते हैं। सब क्योंकि टाइम का, एक और इम्पोर्टेंट सवाल मुझे बता दें, हर चीज़ का टाइम होता है हमारे ज़िंदगी में, हमारे पैदा होने का टाइम मुकर्रर होता है, हमारे मौत का टाइम मुकर्रर। मुझे पानी का टाइम बता दें, पानी का क्या टाइम है? कुछ लोग सारा दिन गुजार के रात को पानी की बोतल मुंह में लगा लेते हैं और पानी ऊँट की तरह पी के पेट भर लेते हैं, पर जब बिस्तर पे लेटते हैं तो वो कहते हैं ये पानी से भरा हुआ पेट हिल भी रहा होता है। इसका क्या एक बड़ी कॉमन जो है ना चाइनीज़ मेथडोलॉजी चलती है कि सुबह उठते ही आप वार्म वाटर पी लें 1-2 गिलास, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिस तरह का भी पानी पियेंगी, गर्म पानी पीने से तो वैसे ही मुंह से बदबू आती है, पानी फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सुबह उठ के आप पानी पी लें, और दूसरा ये है कि नहार मुंह पानी पी लें, बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं ना लीटर बोतल पी रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पागलपन है, क्या पानी टोटल आपको, आप जिस माहौल में काम कर रही हैं, मैं जिस माहौल में काम कर रहा हूँ, मुझे तो पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी मोर देन एनफ है, काफी है। तो सारा दिन 1 लीटर पानी पहले सुबह नहार मुंह पिलवा देते हैं, दुबला करने वाले। आप क्या कर रही है? देखिए, आप बेसिकली अपने ऑर्गन्स को थका रही हैं। ठीक है। एक मशीन जिसके ऊपर आप एक मोटर बाइक है, उसके ऊपर 2 बंदे बैठने हैं, उसके ऊपर अब 6 बंदे बिठा देंगी तो वो कितनी चलेगी? कम चलेगी। रात वाला टाइम ही बता दे, रात को जो बेड टाइम पे पानी बहुत ज्यादा पी के लोग सो रहे होते हैं, फिर क्या होगा, रात को उठेंगे ना, बार बार उठेंगे, और जब उठेंगे देखें ज्यादा पानी पिएंगे तो उनको ज़ाहिर है यूरिन ज्यादा आएगा, ज्यादा यूरिन आएगा, फिर उठेंगे। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी जब भी यूरिन आता है मैं फिर पानी पी लेता हूँ, घंटे बाद फिर उठ जाते हैं। तो रात को उतना ही पानी पीना चाहिए, पानी हस्बे प्यास पीना चाहिए। अच्छा, पानी की कमी की एक और चीज मैं बता दूं कि लोग कहते हैं जी पानी का कैसे और अंदाजा लगाया जाए। आपकी एज हो गई, आपकी एक्टिविटी हो गई, एक्सरसाइज हो गई, आपका मौसम हो गया, आपकी चीजें हो गई कैसी, और आपका वेट हो गया, आपकी एज हो गई, ये सारी चीजें आपने बैलेंस करनी। एक चीज और है, वो है यूरिन का कलर, पेशाब का कलर। आपको कैसे पता चल सकता है? कुछ लोग हल्दी वाला खाना भी बहुत खाते हैं, उसकी वजह से नहीं, वो आप देख लें, अगर कोई ऐसी दवाई, ऐसे कलर या ऐसे डाइज अगर आ रहे हैं तो वो भी यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, उससे भी कलर चेंज होते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज, हल्दी वाला खाना नहीं खाया, आम खाना खाया, उस पे चेक कर लें। ऐसी कोई चीज नहीं, थोड़ी बहुत हल्दी तो हमें एक्सेप्टेबल है, वो हेल्दी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप नॉर्मल चीज़ें ले रहे हैं और आपका यूरिन का कलर जो नॉर्मली बिल्कुल पेल येलो होता है, हल्का सा येलो, हल्का सा येलो, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता, बिल्कुल सफ़ेद है। अगर वो डार्क होना शुरू हो गया है, जर्द होना शुरू हो गया है, ज़्यादा डार्क होना, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको पानी की कमी है। अच्छा, इसका एक मतलब ये भी है। ठीक है, तो इसलिए आपने उससे भी पानी की कमी को पूरा करना है। तो ये बड़ा एक वसी टॉपिक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत कैसे आपने एक्सप्लेन किया, और मैं कहूँगी कि जो सवाल मैंने नहीं भी किए थे आपने फिर भी हमारे देखने वालों की मदद की
टोटली बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, My pleasure. थैंक यू फॉर कमिंग। अब आपको समझ आ गया कि घर आपके अंदर पानी की कमी है, तो उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने अपना यूरिन का कलर चेक करना है कि अगर वो बहुत लाइट कलर का भी येलो है देन इट मीन्स कि आपके अंदर बॉडी में पानी की कमी है। उसको आप अपने घर में ठीक कर सकते हैं पानी पी के, और इस तरह की जो मशरूबात हैं इन चीज़ों से दूर रहें, कैफ़ीन करें मगर बैलेंस डाइट लें, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ज़ीरो नहीं, आपको मना नहीं किया, मगर अपनी लाइफ को बैलेंस रखें। डॉक्टर साहब की बात बहुत अच्छी थी और जिस तरीके से आपको समझाया, प्लीज़ अपनी लाइफ में इसको अमल करें। टेक अ ब्रेक। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पर हैरान होती, तुम उस बात पर कितना हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। जी, हम आज तन्हाई के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, मगर ये अक्सर बातें जो है आज हम हमारी डॉक्टर साहब से करेंगे, और साइकोलॉजिस्ट हैं इसलिए उनको मधु किया यहाँ पर ताकि वो आपको बता सके जो तन्हाई शिकार लोग हैं, जिनको डिप्रेशन है, इस लोनलीनेस का, तो वो किस तरह से अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ गाना गाने से वो ट्रीट नहीं हो सकते हैं, वो जो बहुत फेमस गाना नहीं है हम सो लोनली, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपने इसको ट्रीट करनी होगी। तन्हाई एक बीमारी है, तन्हाई एक डिप्रेशन है, तन्हाई आपको आस्ता आस्ता खोखला कर देती है, आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है, आपको खा जाती है। आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है, और उसके लिए हमने यहाँ पे जो हमारी माहिरीन को बुलाया है वो है डॉक्टर बिस्मा एजाज, साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसे हम समझाएंगे इस टॉपिक को, मगर कोशिश करेंगे, है ना जी। सबसे पहले तो ये बताइए, ये तन्हाई होती क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? ये बंदा जो आइसोलेट हो जाता है पूरी दुनिया से, बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ चला जाता है, कभी कभी तन्हाई पसंद भी हो जाता है, तो ये तन्हाई पसंद होना क्या ये बीमारी है, ये डिप्रेशन है, या फिर हर कोई तन्हा रहना चाहता है कि भाई मैनू अकल्ला छोड़ दो, कोई मुझे फ़ोन ना करो, मैनू मिलो ना, की गल है? अच्छा, पहली बात तो ये एक होती है जो हम पोइट्री में सुनते हैं, लोनलीनेस, जैसे अभी आपने बड़ी प्यारी शायरी जो है वो बताई, और शायरी में जब हम ये लोनलीनेस को सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग, बहुत एंजॉय करने वाली चीज़ है। लेकिन असल में लोनलीनेस क्या है, हर साइकोलॉजिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो हर एक इंसान जो है उसकी कुछ नीड्स होती हैं, जिसको हम सोशल नीड्स यानी मुआशरती ज़रूरियात कहते हैं। अब वो मुआशरती ज़रूरियात ये होती हैं कि वो इंसान जो है उसका दिल होता है, बिकॉज मैन इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ सोशल एनिमल, और उसको ये उसके बारे में ये चीज़ हकीकत है कि उसको अपने साथ बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, उसको अपने साथ रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए। काम ब्रेड एंड बटर कमाने वाला बंदा होता है तो सोशलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन। ब्रेड एंड बटर कमाने वाला ना भी हो, हर एक इंसान की एक बेसिक नीड है कि ही वांट्स टू सोशलाइज विद पीपल। अब वो कितना लेवल है, कम करना चाहता है, ज़्यादा करना चाहता है, वो उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। जब हमारी ये सोसाइटी यानी सोशल नीड्स जो हैं ये प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं हो रही होती, और हमें लगता है कि हमारे अंदर जितनी एक कुर्बत महसूस करने की ज़रूरत है वो हमें नहीं मिल रही है, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो अल्टीमेटली वो पर्सन जो है वो तन्हाई का शिकार होना शुरू हो जाता है। और तन्हाई जो है वो किसी सूरत भी पोइट्री में जो हमें फैसिनेटिंग चीज़ लगती है वो चीज़ नहीं है। तन्हाई एक डिप्रेशन की बहुत आला और मतलब ज़ाहिर प्रोमिनेंट फीचर है, प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी सिम्टम है, और इससे किसी भी सूरत में आप कहते हो ना कि इट इज़ अ पॉजिटिव साइन ऑफ समबडीज़ लाइफ, इट्स नॉट लाइक दैट। ये डिप्रेशन की इलामत है, और इससे फाइट करने वाले को ज़रूरत होती है मेडिकल। डिप्रेशन भी बीमारी है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल है, बिल्कुल। जैसे बंदे को बुखार होता है, नज़ला होता है, खांसी होती है, उसी तरह ये भी एक हमारी नफ्सियाती बीमारी है जो हम हर बंदा जो है डिप्रेशन में किसी ना किसी टाइम पे होता है, लेकिन हम उससे कॉम्बैट किस तरह करते हैं, हम उससे फाइट किस तरह करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल स्किल क्या है। मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह तन्हाई और कता ताल्लुक़ होने के एहसासात में मददगार है? मेरा ख्याल है मददगार नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा एक ऐसा फैक्टर है जो कि रूलिंग फैक्टर है हमें तन्हा करने में। हम लोग अपनी स्क्रीन्स के साथ इतने एंगेज हो जाते हैं, उस पे आने वाली चीज़ों के साथ, उस पे आने वाली लाइफ को फेंटिसाइज करते हुए इतने एंगेज हो जाते हैं कि हम अपने आप को उसमें महसूस कर रहे होते हैं। आप एडल्ट्स की एग्जांपल ले लें, आप बच्चों की एग्जांपल ले लें, आप अर्ली टीनेजर्स की एग्जांपल ले लें, वो उनका मोबाइल और गेम्स,
वो गेम के थ्रू पूरी दुनिया में एक सोशलाइज कर रहे होंगे, लेकिन एट द एंड अपने घर वालों से वो एक तरफ बैठे हुए लोनलीनेस आइसोलेट होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो सोशल मीडिया ये मददगार नहीं है, ये इंतहाई नुकसान पैदा करने वाला एक एलिमेंट है जो कि लोनलीनेस को बढ़ाने का फैक्टर बन रहा है, उसको कम करने का नहीं। आप डिजिटल वर्ल्ड के साथ तो कनेक्टेड हो रहे हो, लेकिन आप रियल वर्ल्ड से बहुत हद तक आइसोलेट हो चुके हो और मजीद होते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्रिएटिविटी जो होती है ये मैंने देखा है ज़्यादातर उन लोगों के अंदर पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं, शायरी कर रहे होते हैं, जो ऐसे हजरात होते हैं। और अब अगर देख लें ऐसे रेशो जो जेल में कैदी हैं हमारे जितने भी भाई, तो वो या दीवारों पे कुछ मैथमेटिक लिख के कैलकुलेट कर करके वहाँ से बहुत ज़्यादा आइंस्टाइन बन जाते हैं, ऐसी ऐसी किताबें लिखना शुरू कर देते हैं जेल में बैठ के, ठीक है। फिर उसके बाद शायर बन जाते हैं। और म्यूज़िक जितना भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं, वो बिल्कुल तन्हाई में जाके तो अपना म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कुछ म्यूज़िक बना रहे होते हैं। तो मुझे प्लीज़ ये बताइए कि ये जो पॉजिटिव है, ये जो क्रिएटिविटी है लोनलीनेस के साथ, इज़ दैट पॉजिटिव? अच्छा, ये जो लोनलीनेस है ना, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ साइन ऑफ इंट्रोवर्टिज्म। दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पर लोगों में, या दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक जो सोशल होना पसंद करते हैं, दे आर पार्टी गोइंग पीपल, दे लव टू लाफ एंड हैव कंपनी ऑफ पीपल, जिनको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। वो अकेले नहीं रह सकते किसी वक्त भी। एक होते हैं इंट्रोवर्ट जो अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। लोनलीनेस इज़ समहाउ इफेक्टिव फॉर दोज पीपल जो इंट्रोवर्ट हैं। क्यों? क्योंकि जब वो उनका मी टाइम होता है तो उस वक्त उनका ब्रेन जो है वो इस हद तक एक्टिव होता है, और उसकी वो जो जैसे आपने क्रिएटिविटी की बात की, वो इतनी मतलब एलिवेटेड होती है, इतनी हाई लेवल की होती है कि वो फ़ौरन आइडियाज़ जो उनको क्लिक करते हैं, एंड दैट्स वाई दे राइट म्यूज़िक, दे राइट द लिरिक्स, वो कोई ना कोई पेंटिंग बनाते हैं। उस हद तक लोनलीनेस में अपना मी टाइम एंजॉय करना, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना इज़ पॉजिटिव। बट जिस लोनलीनेस की हम बात कर रहे हैं वो है आंखों में आंसू हैं, चेहरा उतरा हुआ है, रंग बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, और एक तरफ बैठे हुए और कानों में हेडफोन्स लगा के उदासी वाले गाने सुन रहे हो। उसमें आपकी क्या क्रिएटिविटी है? व्हाट प्रोडक्टिव यू आर प्रोड्यूसिंग इन दैट एनवायरनमेंट? तो लोनलीनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंट्रोवर्टिज्म। इंट्रोवर्टिज्म इज़ वेरी हेल्दी। इवन फिज़ा, आप भी माशाल्लाह बहुत सोशल हैं, लेकिन किसी वक्त आपको भी दिल होगा कि मैं अकेली बैठूं, मैं ज़रा अपने साथ टाइम स्पेंड करूं, मैं अपने बारे में सोचूं, मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या करना है। सिमिलरली हर पर्सन जो है, तो प्रायोरिटी वाली बात आ जाती है ना, लाइक आई वांट टू गिव माई सेल्फ फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम दोबारा इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो लोग तनहा हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, वो हमारा शो देखते रहें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं लोनलीनेस के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिस्मा। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसमें वन ऑफ डिवोर्स केसेस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसमें कभी कोई बीमारी किसी को हो जाती है, उस पर भी फिर इस तरह से डिप्रेशन एंड लोनलीनेस की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग अपने जो है मोटापे की वजह से लोनलीनेस की तरफ चले जाते हैं कि भाई वो सोशलाइजिंग नहीं करते बहुत ज़्यादा, कहते हैं नहीं हमें नहीं अच्छा लग रहा, व्हेन वी ड्रेस्ड अप तो लोग हमसे बात करते हैं कि ये कर लो वो कर लो। कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे रीज़न, मगर कुछ लोग जिनका बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हो जाए, कोई ऐसे नुकसानात हो जाए, कोई ऐसे डिप्रेशन वाले ट्रॉमा से कुछ गुजर रहा हो कोई बंदा, और वो इस तरह के लोनलीनेस का शिकार हो जाए, तो फिर क्योंकि तन्हाई तो डिप्रेशन की पहली सीढ़ी है, फिर उसकी ट्रीट कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब? क्योंकि वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, आई वांट द ट्रीटमेंट। ऑल राइट। रीज़न और कॉजेज़ जो है वो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे अभी आपने कुछ की एग्जांपल्स दी। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं कि ये किसी किस्म के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जिसमें अपनी लाइफ में आप किसी भी टाइम पे किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं। वो कोई भी हो सकता है, पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, फैमिलियल लेवल पे भी हो सकता है, इकोनॉमिक लेवल पे भी हो सकता है, किसी बिलवड को लूज़ करना भी हो सकता है, एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। परफेक्ट। क्वेश्चन ये है कि इससे डील कैसे किया जाए। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं, और मैं इससे एग्री करूँगी आपकी बात से कि ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में से वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की जो छाप है या वो स्कार जो है वो ख़त्म नहीं होता। परफेक्ट। इट ऑलवेज स्टे देयर। ये एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं ना कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो कितनी कोप करने के काबिल है उस ट्रॉमा से, उसके इफ़ेक्ट से, उसके एवर्सिव इफ़ेक्ट से किस हद तक डील करने के काबिल है, ये आपकी अपनी एक महारत होती है जिसको आप डेवलप करते हैं।
मेरा ख्याल है कोई भी ज़मीन पे ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने कभी भी किसी तरह का पेनफुल एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन हम सब एक जैसे नहीं होते। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, जिनके बाजू भी कट गए, टांगे भी कट गए, बट स्टिल दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। यस, मेरे पास आते हैं शोज पे ऐसे लोग। क्यों है? ऐसा रीज़न यही है कि उन्होंने अपनी उस हार्ड फैक्ट्स को, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और अपनी कमजोरी नहीं बनाई, मूव ऑन किया है। हम उनको जो एक लोनलीनेस में जाने का फैक्टर है ना, वो ये होता है कि जब आप किसी वजह से भी, किसी भी लॉस की वजह से तन्हाई का शिकार होते हो, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट एबनॉर्मल। लेकिन उस तन्हाई को जब आप इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं और आप कहते हैं कि बस दिस इज़ माई लाइफ एंड आई एम जस्ट बीइंग अवे फ्रॉम द होल यूनिवर्स, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बिकॉज वो कुछ टाइम के लिए आपको पेन प्लेजर देती है, बट आफ्टर दैट टाइम जब वो पीक टाइम गुजर चुका होता है तो आप कहते हो ओहो मैंने तो सब कुछ लूज़ कर दिया, अब तो मेरे पास वो भी नहीं जिससे मैं बात कर सकता था। फिर आप रिग्रेटिंग फेज़ में चले जाते हो। तो लोनलीनेस को कुछ हद तक जो नॉर्मल टाइम पीरियड है उसका, उसमें आपको रहना चाहिए ताकि आपको अपने साथ टाइम मिले, आप एक्सेप्टेंस डेवलप करें। और बेहतरीन हल इसका ये है कि आप लोगों से मिलना शुरू कर दें। अगर आपका दिल नहीं भी चाह रहा तो भी आप घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, सोशलाइज़ करें, बातचीत करें, अपने पेन को एक्सप्रेस करें। कुछ लोग होते हैं जो डिनाइल में चले जाते हैं और अपनी पेन के बारे में बात ही नहीं करते। किसी खातून को डाइवोर्स हुई है, वो इस वजह से बात नहीं करेगी, ओहो मैं जहाँ पे बात करूंगी मेरे तो लोग कहेंगे कि ये तो माशरे पे चले किसी से ना करें, मगर खुद से तो बात करके खुद को तो हील करें। बात करें। समटाइम्स दे डोंट गिव टाइम टू देयर ओन सेल्फ। यस, यू हैव फैमिली, और फैमिली से बड़ा सपोर्ट कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता। अपने घर पे बात कर लें। अच्छा, एक ब्रेक हमें लेनी पड़ेगी, बहुत अर्जेंट है, मगर उससे पहले मैं चाहूँगी कि एंड वर्ड कुछ आप ये आपका कैमरा अपनी ऑडियंस को दे दीजिए रिगार्डिंग लोनलीनेस। लोनलीनेस इज़ हेल्दी फॉर सम एक्सटेंट, जिसमें आप अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने बारे में जानते हैं कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। जिस मोमेंट को आपको पता चल जाना कि दिस इज़ समथिंग विच आई कैन मेक समथिंग पॉजिटिव इन माई सेल्फ, उसी वक्त वो टाइम है मूव ऑन करने का। और उस वक्त आपने बैठना नहीं है अकेले, उस वक्त आपने निकलना है और अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करनी है। दैट्स द टाइम जब आप अपनी लोनलीनेस को हरा देते हैं और आप एक फ़ाइटर बन जाते हैं। सो दिस इज़ माई मैसेज फॉर ऑल दोज लोनर्स जो इस वक्त अकेले भी बैठे हुए हैं। जस्ट गेट अप एंड फाइट विद योर लोनलीनेस एंड गो आउट, एन्जॉय दिस लाइफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिस्मिल, थैंक यू सो मच। देखिए जी, तन्हाई इसलिए भी है कि आप एक लंबा सांस लें, ऐसे अपने बारे में सोचें और उसमें इस आंख बंद करके जो आपका अंधेरा है इसमें उस रोशनी को, आप उस रोशनी की किरण को ढूंढें, तलाश करें। मगर उस अंधेरे में आपने गुम नहीं होना। वो तन्हाई है जब आप उस अंधेरे में गुम हो जाएंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने आप से खुद कलामी करेंगे, खुद से बात करना शुरू कर देंगे फजूल में, और इतनी बातें करेंगे कि मतलब आपको यहाँ पे भी कोई बंदा दिख रहा हो, हाँ भाई क्या हाल है, चाय पी सुबह, तुम क्या बात कर रही हो मुझसे, तुम चुप करो, है उधर खिसक के बैठो, कौन हो तुम, ये हाल हो जाएगा। मतलब आप सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हो जाएंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बहुत ज़्यादा। कल मिलते हैं।